हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ के सैनी एंड माय यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा क्लाइमेट का चैप्टर था क्लास 9th का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जैसा कि आपने पढ़ा कंप्लीट हो चुका है। आज उसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं और पार्ट 3 भी जैसे पार्ट 1 और 2 इम्पोर्टेंट था उसी की तरह ये सेम इम्पोर्टेंट है। और आज हम यहाँ पर क्लाइमेट से संबंधित एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो भारतीय क्लाइमेट को प्रभावित करता है और भारत में जो मानसून होता है या जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको हम बोलते हैं, वर्षा होती है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा, उसको जो इफ़ेक्ट करता है या उसको कम या ज़्यादा करने में उसकी जो स्थिति होती है उसको किस हद तक प्रभावित करता है, ये सब जिस फैक्टर का हम नाम ले रहे हैं वह है एल नीनो। अल नीनो यह आपने काफ़ी बार सुना होगा। अल नीनो क्या है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पैसिफिक ओशियन में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। यह घटना प्रतिवर्ष क्रिसमस के आसपास घटित होती है, जहां मछुआरों द्वारा अल नीनो नाम दिया गया। एक्चुअल में ये घटना कहाँ होती है? ये होती है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में अगर देखें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे जो दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, पेरू के जो वेस्टर्न तट है, पेरू का वेस्टर्न तट होगा और प्रशांत महासागर का ईस्टर्न तट। तो जो पेरू के तट के सारे जो ठंडी धारा है, क्योंकि ये आपको बता दूँ ये कोल्ड स्ट्रीम्स है, जो पेरू की धारा है ये समुद्री धारा। और यहाँ पर अचानक क्या होता है कि ये गर्म हो जाती है, यहाँ का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी घटना को यहाँ पर अल नीनो कहा जाता है। और ये घटना हर बार क्या होती है, जिस साल भी होती है तो वह क्रिसमस के आसपास ही होती है। और वहाँ के जो तत्कालीन या जो मछुआरे होते हैं, जहाँ जिस तट पे ये घटना घटित होती है, वहाँ के मछुआरों द्वारा इसका नाम अल नीनो दिया गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रीय एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही टेम्परेचर में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वर्तमान में क्या होता है, जो प्रशांत महासागर का केंद्रीय या उसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जो कि दक्षिण अमेरिका को टच कर रहा है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर जो पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, उस तट के सारे जो टेम्परेचर रहता है वो अमूमन कोल्ड रहता है। बट जब 2 या 3 साल में ये घटना रेगुलर नहीं होती, इसका एक टाइम होता है। बट जिस टाइम ये घटना घटित होती है, कौन सी, अल नीनो की, तो उस टाइम क्या होता है, अचानक जो ठंडी जलधारा बह रही थी जहाँ का टेम्परेचर कूल था, वहाँ पर अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो चारों तरफ वहाँ पर क्या होता है, हीट हो जाता है। और समुद्री जो तट होता है ऊपर का, वह काफ़ी हाई टेम्परेचर वाला हो जाता है। और इस असामान्य जो टेम्परेचर में कुछ अंतराल पर जो असामान्य रूप से अबनॉर्मल जो कंडीशन में ग्रोथ होती है टेम्परेचर में, वो उसके परिणाम स्वरूप उसका जो विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है, पूरे वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट होता है। जो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट होता है उस पर उसका इफेक्ट होता है। और उसी के तौर पे आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अल नीनो को जाना जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम अल नीनो का जो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अल नीनो क्या है। अल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड मीनिंग होती है द चाइल्ड एंड रेफर टू द बेबी क्रिस्ट। जो बेबी क्रिस्ट होता है, यानी क्रिसमस में जो ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उससे इसको रेफ़र करते हैं बेबी क्रिस्ट के रूप में, एक बच्चे के रूप में इसको मानते हैं अल नीनो को। और अल नीनो का एक्चुअल में वर्ड ही अल नीनो जो स्पेनिश वर्ड है, इसका अर्थ भी द चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ, ये थोड़ा अगर आपके समझ में आएगा तो कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में हम जस्ट इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी आसान होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक देख के आगे वाला पॉइंट है, डार्विन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती प्रशांत महासागर के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून।
चूँकि मैंने बताया आपको कि वर्तमान तौर पे अल नीनो जो कि केंद्रीय व ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर एक घटना घटित होती है और इसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। तो ये यहाँ पर हमें जो हम समझ रहे हैं कि बोला जा रहा है कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर जो डार्विन नाम की जगह है, ये डार्विन है ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ पार्ट में एक जगह है डार्विन, वहाँ से लेके प्रशांत महासागर के ईस्टर्न पार्ट में कुछ अक्षांशों के मध्य एक दूसरी जगह है जिसका नाम है ताहिती। तो डार्विन से लेके ताहिती के जो दाब है, डार्विन के अंदर भी जो प्रेशर होता है उसको अगर हम मेजरमेंट करें, या ताहिती के अंदर कैसा एयर वहाँ का एयर प्रेशर रहेगा या वहाँ के पानी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, इन दोनों की गणना करके ही वर्तमान में जो मानसून की तीव्रता होती है, जो भी बारिश आती है मानसून की तीव्रता होती है उसकी गणना की जाती है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ के टेम्परेचर और एयर प्रेशर को हम आधार मान के मानसून की तीव्रता, मानसून की कंडीशन कैसी रहेगी इस साल, मानसून सामान्य रहेगा या सामान्य से ज़्यादा रहेगा या बिलो एवरेज रहेगा, इसकी गणना की जाती है। ये 2 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। पहला है डार्विन जो कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा प्रशांत महासागर के ईस्टर्न में है जिसका नाम है ताहिती। तो आगे देखिए अब कैसे इन 2 पॉइंट पे अगर दाब की गणना हम करें, दाब को अगर मेजरमेंट करें तो फिर उसके अकॉर्डिंग मानसून को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, अगर देखें कि पहले प्रेशर हाई चल रहा था, अचानक प्रेशर लो होने लग गया, एयर प्रेशर वहाँ पर दाब, तो प्रेशर क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव होता गया। तो इसका अर्थ होता है, हम क्या आकलन लगाते हैं कि वहाँ अब की बार जो मानसून आएगा, बारिश होगी, वह क्या आएगी, वो औसत से कम रहेगी और आने में भी उसको काफ़ी टाइम लगेगा या विलंब से आएगी। यही 2 ऐसे जगह हैं जहाँ के क्लाइमेट के या जहाँ के जो फैक्टर होते हैं एयर के और टेम्परेचर के, उसके अकॉर्डिंग हम मानसून के बारे में एक प्रोफेसेंसी या भविष्यवाणी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, अल नीनो दक्षिणी दोलन से भी जुड़ा हुआ है एक लक्षण है। यह एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है। इस परिघटना को एनसो अल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन था उसका केंद्रीय और ईस्टर्न भाग में कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं समुद्र के धरातल पे, और वो परिवर्तन क्या होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, या तो उसके एयर के प्रेशर से होते हैं या टेम्परेचर से होते हैं। तो जो अभी आप बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू के निकट जो ठंडी जलधारा होती है उसके टेम्परेचर में अचानक बदलाव, और जो ताहिती था और डार्विन था वहाँ पर एयर प्रेशर में अत्यधिक अचानक बदलाव, और जो दक्षिणी दोलन होता है, दक्षिणी दोलन क्या होता है कि जो इसमें हवा का और टेम्परेचर का प्रेशर एक दोलन के अकॉर्डिंग काम करता है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पार्ट में, या जो भूमध्य रेखा जा रही है उसके दक्षिण में, तो एक दोलन के रूप में काम करता है। तो अक्सर हम अल नीनो को क्या कहते हैं, इस परिघटना को एनसो भी कहते हैं, यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। अभी देखिए एक बार हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपको आशा है कि आपको कुछ समझ में आएगा। देखिएगा ये आपके सामने थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, बट मैप दिख रहा होगा आपको, कुछ नाम नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे को थोड़ा एचडी में नहीं मिला, ये नॉर्मल रेजोल्यूशन में है। अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर क्या है, देखिएगा थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ऊपर वाली इमेज देख रहे हैं आप, 2 इमेज हैं इसमें, अल नीनो ईयर और एक है नॉर्मल ईयर। तो अल नीनो ईयर में क्या होता है और एक नॉर्मल ईयर में, जो ऊपर वाली जो आपके पास इमेज है वह इमेज है जब अल नीनो की कंडीशन नहीं रहती है और नॉर्मल चलता रहता है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब क्या होता है, ये देखिए नॉर्मल कंडीशन होती है तब क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बीच का पार्ट है ये पूरा प्रशांत महासागर का पार्ट है, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो इस दक्षिणी अमेरिका के ये जो किनारा है इसके
किनारे के साथ साथ में पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है, जो कोल्ड स्ट्रीम्स होती है, वह बहती रहती है पेरू की। तो ये कोल्ड स्ट्रीम यहाँ पर बहती रहती है। और साथ में देखिएगा यहाँ से ये जो भूमध्य रेखा होती है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, या ये भूमध्य रेखा ऐसे गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर ये जो घटना होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर ही होती है। और तो आपको जैसा बताया गया कि ये जो ठंडी जलधारा यहाँ पर बहती रहती है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है किसका, पैसिफिक ओशियन का ऊपर का जो पानी का टेम्परेचर होता है, वह क्या होता है, काफ़ी कम रहता है। ये कोल्ड स्ट्रीम्स है, जिससे यहाँ एयर का प्रेशर, इस इलाके में एयर का प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है। जस्ट इसके अपोजिट उस टाइम पर क्या रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास वाले पार्ट में यहाँ पर गर्म रहता है। जो समुद्र का तापमान होता है ऊपरी, यानी महासागर का, जिसकी बात पैसिफिक ओशियन की कर रहे हैं, तो यहाँ एयर प्रेशर यहाँ रहता है लो प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जब एल नीनो नहीं रहता, नॉर्मल कंडीशन होती है, तो किस प्रकार यहाँ पर समुद्री धाराएं और किस प्रकार का ये इफ़ेक्ट रहता है। तो यहाँ से क्या होता है कि समुद्र के ऊपर से पानी का ऐसे बहाव रहता है, यानी वायु दाब का ऐसा बहाव रहता है, और समुद्र के ऊपर जो स्ट्रीम्स होता है उसका भी ऐसा बहाव होता है। यहाँ से ठंडी जो धाराएँ होती है वो ऐसे चलती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये नॉर्मल होता है। और फिर ऐसे एक दोलन का एक सर्किल बन जाता है, ऐसे चलती रहती है, फिर इसके नीचे से घूम के वापस आ जाती है, क्योंकि नीचे क्या रहता है, अब इधर नीचे टेम्परेचर जस्ट उसके अपोजिट रहता है। तो ये जो धाराएं आती हैं ये इधर मूवमेंट करती हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि जब एल नीनो का टाइम आता है तब ये कंडीशन कैसे हो जाती है। तो एल नीनो के टाइम पर ये कंडीशन हो जाती है। देखिए, पहले यहाँ से इस पेरू की ठंडी जलधारा से इधर जा रही थी, सारी धारा इधर मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ठंडी धाराएं होने के कारण जो टेम्परेचर था वह है क्या था, टेम्परेचर तो काफ़ी कम था, और कम टेम्परेचर था तो वायु दाब ज़्यादा था। वायु दाब से सारी वायु रेखाएं या स्ट्रीम्स इधर बह रही थी। अब क्या हुआ, अचानक इस क्षेत्र में बदलाव आता है, अचानक इस क्षेत्र में बदलाव आता है, और यहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर था, या जो पेरू की ठंडी जलधारा थी, वहाँ का टेम्परेचर अचानक क्या होता है, बढ़ने लगता है इस इलाके का टेम्परेचर। और बढ़ने से यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। जस्ट इसके अपोजिट, जहाँ पर पहले निम्न वायुदाब था ऑस्ट्रेलिया के तट पे, वहाँ पर अब हो जाता है हाई प्रेशर, और जो ऐसे बह रही थी वह अब अपोजिट ऐसे बहने लगती है। जो धाराएं हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो ऐसे बहने लगती हैं। और जो अंदर का होता है, जो समुद्र की गहराई में जो धाराएं होती हैं, वो जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण में, पैसिफिक दक्षिणी ओशियन में ऐसे बहती हैं, और नॉर्थ में ये ऐसे बहती हैं। और इससे क्या होता है, जो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट था, जो वेस्टर्न पार्ट था, जहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा बहती थी, वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इसका इफ़ेक्ट यही नहीं, इस पूरे एरिया में, पूरे अमेरिकन महाद्वीप में, इसका जो दक्षिण अमेरिकी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट्स, उस पर टोटल वर्ल्ड वाइड इसका असर होता है। और जो ये आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है, कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये इस पार्ट में भी काफ़ी वार्म क्लाइमेट हो जाता है। और इस टाइम यहाँ ठंड पड़ती है, पर जो ठंड पड़ती है वो कैसी रहती है, शुष्क रहती है, गर्म, शुष्कता आ जाती है ठंड के अंदर। वो सब इस इफ़ेक्ट के कारण आती है, किसके कारण, एल नीनो के। दूसरी इमेज में अगर हम देखें तो देखिए, दूसरी इमेज में आप थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिएगा, ये पैसिफिक ओशियन है, ये टोटल पैसिफिक ओशियन, और ये एल नीनो का टाइम है। ये ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ इस टाइम पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बट इसके जो किनारे पे है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ प्रेशर, जो एयर प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया। किस वजह से हो गया एयर प्रेशर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया जस्ट अपोजिट, और यहाँ पर जो पहले कम हुआ करता था टेम्परेचर पेरू की ठंडी जलधारा के कारण, और एयर प्रेशर ज़्यादा होता था, उसके जस्ट अपोजिट होने से ये जो धाराएं होती हैं, ये जो वार्म वाटर का मूवमेंट होता है, जो गर्म पानी का मूवमेंट होता है, अब वो कहाँ से होने लगा है, ऑस्ट्रेलिया से चल के दक्षिणी अमेरिकी तट के पूर्वी तट पे पहुंचने लग गया, और वहाँ के जो क्लाइमेट था उसको वार्म करने लग गया, उसको हीट करने लग गया। और ये ही क्या है, एल नीनो है। एल नीनो की ये कंडीशन हमें यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग पड़ी।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको एक बार या दो बार वीडियो को आप देखेंगे और थोड़ा सुनेंगे अच्छे से, तो आप थोड़ा समझने की आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो अल नीनो की घटना हो गई, अल नीनो की घटना हो चुकी, हमने देख लिया अल नीनो कैसे होता है। जो टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसमें जस्ट अपोजिट उसका परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर वायु दाब ज़्यादा था वो कम हो जाता है, जहाँ टेम्परेचर हाई था वो कम हो जाता है, जिससे जो नॉर्मल कंडीशन थी वो अपोजिट कंडीशन हो जाती है। यही अल नीनो का इफेक्ट है। और ये कहाँ पर होता है? मध्य प्रशांत महासागर में होता है और पूरी प्रशांत महासागर में। तो जब बात करें कि अल नीनो हो गया तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, स्पेशली अल नीनो की बात कर रहे हैं हम भारतीय मानसून के प्रक्षेप में या उसके कंसर्न में बात कर रहे हैं। तो भारतीय मानसून की क्या स्थिति होती है जब अल नीनो आता है? जिस वर्ष अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून पर इसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। जो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश करता है, आपको मालूम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उस पर इसका असर ज़रूर पड़ता है जब अल नीनो का इफेक्ट होता है। और दूसरा देखते हैं भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि एक दूसरी और एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो क्लाइमेट को काफ़ी इफेक्ट करता है, वह है ला नीना। अल नीनो का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं ला नीना को। तो अल नीनो के कारण भारतीय मानसून काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी विलम्ब से आता है और बिलो एवरेज रहता है। सूखा पड़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जस्ट इसके अपोजिट जब ला नीना की कंडीशन होती है, ला नीना को भी आपको सेपरेट एक बार समझाया जाएगा, एक लेसन में बताएंगे आपको, छोटे से लेसन में। अभी बात कर रहे हैं हम अल नीनो की। तो अल नीनो के अपोजिट में ला नीना होता है। ला नीना से क्या होता है, भारत में मानसून टाइम पर आता है और अबो एवरेज बारिश रहती है, अच्छी वाली बारिश होती है। तो ये हमने बात की अल नीनो की। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारतीय मानसून को या जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हम बात करें उसको इफ़ेक्ट करता है, जो क्लाइमेट को भी काफ़ी भारतीय क्लाइमेट को भी कंट्रोल रखता है। तो नेक्स्ट एक और फैक्टर था जिसका हम कल भी पार्ट 2 में भी बार बार जिक्र कर रहे थे, ITCZ। ITCZ इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसका जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में बात करेंगे तो इसको कुछ ऐसे बोलते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो एक्चुअल में ये होता है क्या, देखते हैं थोड़ा इसके डेफिनेशन पे देखिएगा। ITCZ इज ए ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरल लैटिट्यूड्स। This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator, but moves north and south with the apparent movement of the sun. तो ये इसकी थ्योरी थी। अभी मैं आपको इसको मैप के सहायता से, एक छोटा सा मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या डेफिनेशन बता रही है। एक्चुअल में हमारा पूरी पृथ्वी के बीचों बीचों से इक्वेटर निकल रहा है, इक्वेटर लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा भी आप बोलते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है। 0 डिग्री अक्षांश पे जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, साल भर सीधी पड़ती हैं एकदम। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। और जो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में और दक्षिण में बात करें तो 5 डिग्री अक्षांश का जो अंतर होता है, 5 से 10 डिग्री के अक्षांश का अंतर होता है नॉर्थ में और दक्षिण में, तो उस एक पट्टी बन जाती है। अभी देखिए ये अगर इसको हम टोटल सॉरी देखिएगा एक बार आप, अगर इसको थोड़ा अभी देखिए, अगर इसको हम टोटल एक पृथ्वी माने, एक गोला है एक हमारा पृथ्वी गोला, ठीक है दोस्तों, इसको माने तो इसका जो बीच का पार्ट है ये इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये है हमारी विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइंस, इक्वेटर। तो इसके जस्ट ये पार्ट और ये पार्ट, जो इतना पार्ट होता है जो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश का उत्तरी और दक्षिणी पार्ट, ये टोटल पार्ट में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर वर्ष भर हाई रहता है, क्योंकि पूरे ईयरली हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस पूरे में जो टेम्परेचर लो रहता है और टेम्परेचर हाई रहता है और एयर प्रेशर एकदम लो रहता है, वैक्यूम की कंडीशन हो जाती है। तो इस लाइन को, इस पट्टी को हम ITCZ कहते हैं। इस ITCZ में, और इसमें होता क्या है, ITCZ के बाद में
ये देखिए, ये दूसरे मैप में देखेंगे तो यहाँ इस ITCZ में क्या होता है, जो ऊपर की कौन सी होती हैं ट्रॉपिकल गेस्ट लाइंस होती हैं, या जो मानसूनी रेखाएं होती हैं, जिनको हम सब ट्रॉपिकल हाई जो एयर की दिशाएं होती हैं, पवनें होती हैं, वो सभी क्या करती हैं यहाँ पर। जो ये देखिए मध्य अक्षांश है यहाँ पर हमारे, ये वाला जो मध्य अक्षांश का उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पर व्यापारिक या पछुआ पवनें बहती थी। तो यहाँ से ये पवनें क्या करती हैं, यहाँ से एक फेरल के नियम की बात की थी हमने, जिसको कोरियोलिस इफेक्ट करते हैं। तो कोरियोलिस के इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो उत्तरी अक्षांश में जो व्यापारिक पवनें होती हैं वह अपने मार्ग से दाहिनी तरफ घूम के इसकी तरफ बढ़ती हैं। किसकी तरफ बढ़ती हैं? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं। भूमध्य रेखा में हमने किसकी बात की थी? ITCZ की। ये ITCZ के एरिया की तरफ बढ़ती हैं। सेम दक्षिणी अक्षांश के अंदर भी यहाँ पर जो उच्च अक्षांश वाले होते हैं, यानी पछुआ पवनें या व्यापारिक पवनें होती हैं जिनमें हाई प्रेशर होता है, ये भी फिर अपने से यहाँ से अपने बाईं तरफ ऐसे वो दाहिनी तरफ घूमती हैं, ये घूमती है बाईं तरफ। ये फेरेल का नियम है, कोरियोलिस इफेक्ट। और सब किसकी तरफ? ITCZ की तरफ बढ़ती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बढ़ने का कारण है, यहाँ पर वैक्यूम की कंडीशन जो क्रिएट हो गई है हाई टेम्परेचर के कारण। तो यही बस, और कुछ नहीं था इसके अंदर, यही थी जो बात हमने की थी। देखिए थ्योरी में कि एक यही इफेक्ट है कि ITCZ क्या है। ITCZ एक जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर 5 या 10 डिग्री का एक पट्टी है, जहाँ पर वर्ष भर काफ़ी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रहता है, जिससे वहाँ पर एयर प्रेशर यानी वायु दाब एकदम कम हो जाता है, निर्वात की स्थिति हो जाती है। और ये उसके समानांतर होता है। देखिए यहाँ पर, और क्या बोला, क्या देयर इज ए वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कवरेज, जो हमने बोली कि जो उत्तरी व्यापारिक ट्रेड विंड्स होती हैं और दक्षिणी वो इसकी तरफ बढ़ती हैं। और ये क्या होता है कि ये समानांतर होता है और इक्वेटोरियल बट मूव्स। ये वैसे अगर बात करें तो ये वर्ष भर यहीं पर ही इसकी स्थिति रहती है। किसके साथ साथ रहती है? भूमध्य रेखा के समानांतर। बट जो सूर्य होता है, सूर्य के आभासी जो आभासी हम देखते हैं कि सूर्य हमें चलता हुआ दिखाई देता है, यानी वो सूर्य का क्या है? आभासी गमन बोलते हैं, आभासी परिवर्तन। तो सूर्य के आभासी परिवर्तन के कारण भी हमें इसका साउथ और नॉर्थ, दक्षिणी और उत्तरी भाग में इसका हमें आभास होता है कि ये जो ITCZ की स्थिति है ये खिसक रही है। कि वो किसके कारण होता है? सूर्य की आभासी गति के कारण। तो दैट्स ऑल, इतना हमने आपने पढ़ा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला था आपका एल नीनो, दूसरा था ITCZ। और ठीक है, इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स।